अगर आपने 6 जनवरी को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है और उसकी आंसर की देखने के बाद आपको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि आप कट ऑफ तक नहीं जा पाएँगे, आप इस बार की कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाएँगे, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए देखिए परेशान होने से कुछ भी नहीं होता है। इधर-उधर बहुत सारी वीडियोज़ देख-देख कर के अपने आप को थका देना, परेशान कर देना और जल्दबाजी में कोई भी कदम उठा लेना बिल्कुल सही नहीं होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पर बिल्कुल मैं आपके यूजीसी नेट मेंटर की तरह से बात कर रही हूँ, एक वेल विशर की तरह और आपकी एक बहन होने के नाते। तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको करना क्या है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो पूरी वीडियो तो आपको देखनी ही देखनी है, जानकारी तभी पता चलेगी और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा सवाल उन बच्चों के लिए है, मैं उन बच्चों से यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि अगर आपका इस बार में नेट नहीं निकल पाया है, तो आगे आपको क्या करना चाहिए? क्या हार मान कर के बैठ जाना चाहिए या फिर आपको कोई दूसरा रास्ता अपना लेना चाहिए या फिर नेट के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए? तो बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार में आपका क्लियर नहीं हुआ, 2 बार में क्लियर नहीं हुआ, तो आपका नहीं होगा, ठीक है? सवाल अब बच्चों के मन में ये आता है कि अब आगे उन्हें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है? तो मैं जानती हूँ अभी आपके मन में ना यही चीज़ें चल रही हैं, थकान कहीं न कहीं 6 महीने की, 2 महीने की जितनी भी आपने मेहनत की है ना? सबसे पहले तो देखो बच्चे को खुद को पता होता है कि उसने कितनी मेहनत पहले की थी और कितनी ज़रूरत थी, है ना? तो ये ज़रूर आपको पता होगा और ये इस चीज़ों से कहीं न कहीं अभी थकान, फ्रस्ट्रेशन आपके मन में चल रही है और सवाल है सबसे बड़ा कि अब हमें आगे क्या करना है? बताना मुझे यही सवाल चल रहा है ना सभी के मन में, है ना? चलिए तो आगे मैं आपको बता दूँगी आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको करना है रियलिटी चेक। रियलिटी चेक का मतलब क्या है? ये ऐसा सच है जो आपको कोई नहीं बताता। सब लोग बोल देते हैं मैंने भी बोला है और मैं आपको सच बता रही हूँ क्योंकि देखिए झूठ बोलना या फिर व्यूज़ के लिए किसी बच्चे को बहकाना ये मेरी आदत नहीं है ना? मैं जो भी बताऊँगी आपको बिल्कुल सही बताऊँगी यहाँ पर। तो रियलिटी चेक करिए सबसे पहले तो नेट को जानिए। नेट जेआरएफ क्या है? भई जेआरएफ अगर आपकी 30 से कम ऐज है और आप अगर जेआरएफ लेना चाहते हैं, तो जेआरएफ के बाद में सरकार को पैसा भी देना पड़ता है और ये वो एग्ज़ाम है नेट जेआरएफ का ये नेट का वो एग्ज़ाम है, नेट नेट का क्या एग्ज़ाम है यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेशनल पूरे राष्ट्र का, राष्ट्र का अगर हम टीचिंग एग्ज़ाम्स में माने तो ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, समझे? ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है नेशनल पूरे राष्ट्र का। नेट करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के पीएचडी वग़ैरह आप कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन आसानी से मिल जाता है। कॉलेज में हाँ, आप क्या कर सकते हो प्रोफ़ेसर वग़ैरह बन सकते हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे तो गवर्नमेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँगे और प्रोफ़ेसर का पद कोई छोटा-मोटा नहीं होता है ना? अपने आप में ही अगर आप सोच के देखिए अगर आपको कोई कहे प्रोफ़ेसर है ना, कितना बढ़िया लगता है। आपके नाम के सामने अगर जेआरएफ मिल जाता है और आप पीएचडी वग़ैरह करते हो, है ना? तो आपके नाम के सामने खुद ब खुद डॉक्टर लग जाता है। तो इतनी बड़ी इसकी उपलब्धि है, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये नेट है क्या? ये कोई कॉलेज एग्ज़ाम या फिर कोई स्कूल एग्ज़ाम नहीं है बोर्ड का, जिसको आप 1-2 महीने में पढ़ कर के पास कर लोगे। और आजकल का जो कठिनाई का स्तर है ना, वो धीरे-धीरे थोड़ा-सा बढ़ रहा है और बढ़ बिल्कुल सही रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाले भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और पढ़ने वाले भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कॉम्पिटिशन के दौर में परिवर्तन आता ही है, तो इस चीज़ से घबराएँ नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, भई बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है? आज से 4 साल पहले वाले बच्चों की बात करें या 10 साल पहले वाले बच्चों की बात करें, तो उनके पास इतने सोर्स नहीं थे पढ़ने के लिए, तब पेपर थोड़ा ईज़ी आता था। अब बहुत सारे सोर्स मिलते हैं आपको, है ना? बहुत अच्छी-अच्छी किताबें मिल जाती हैं, अच्छा-अच्छा आपको बहुत सारे साधन मिल जाते हैं, बहुत सारा नेट वगैरह आपका बहुत सारा जो है हेल्प करता है ना? सोशल मीडिया से आपको बहुत हेल्प मिलती है, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलती हैं। इसके बाद जो कोर्स वगैरह हैं, वो भी कहीं बहुत ज़्यादा महँगे नहीं, ठीक-ठाक आपको मिल जाते हैं और आप अच्छी तैयारी कर सकते हो और बच्चों की जो पढ़ने की क्षमता है ना, वो भी कहीं न कहीं अब बहुत ज़्यादा हो गई है ना? तो इसीलिए इसको थोड़ा-सा जानिए। आपको ऐसा नहीं है कि बस न आपने फॉर्म निकला, फॉर्म भर दिया और सीधा चले गए पेपर देने। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैं बहुत बच्चों को ऐसा जानती हूँ, जिनको मतलब पता ही नहीं है कि नेट करना क्यों है? नेट का मतलब क्या है और नेट हमें
सिखाता क्या है या इसको कैसे पढ़ें, क्या करें, नहीं जानते हैं, बस पेपर देने पहुँच जाते हैं। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जब बच्चे मैं जहाँ नेट देने गई थी और वहाँ बच्चे आए थे, उन्होंने बताया था, "अरे! वैसे ही मेरे तो हस्बैंड ने भर दिया, मेरे तो पिता ने भर दिया, मेरे तो माता ने भर दिया।" है ना? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो उनको भी दुःख होता है ना? चाहे उन्होंने पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन दुःख उनको भी होता है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? और ऐसा ही नहीं होता हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? तो एक अटेम्प्ट में आप इसको क्लियर कर लो, ये थोड़ी-सी मुश्किल बात है। हाँ, कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते, आप कर सकते हो अगर थोड़ा-सा सही गाइडेंस आपको मिल जाए और सही तरीके से सही डायरेक्शन आप पकड़ लो, है ना? ऐसा नहीं है आज आपने ये चैनल पकड़ लिया, आज वो चैनल पकड़ लिया, आज इसमें घूम रहे हो, आज उसमें घूम रहे हो। जब फॉर्म निकलेगा तभी सोचते हो कि चलो भई तैयारी तभी करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो समझ लीजिए इस बात को, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है जो एक अटेम्प्ट में निकल जाएगा, है ना? ये थोड़ा-सा आपको गहराई तक पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो देख कर के आपको काफ़ी कुछ रिलैक्स मिलेगा और काफ़ी कुछ आगे सीखने को मिलेगा। अगर मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह की जो वीडियोज़ है वो लेके आने के लिए। आगे देखते हैं हमें हमारा अगला स्टेप क्या है कि सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो हर स्टूडेंट करता है। एक उ उस बच्चे की बात कर रही हूँ जिसने अभी मान लीजिए नेट दिया है ना? कोई भी एग्ज़ाम उसने दिया है और एग्ज़ाम को करने के बाद उसको चाहिए होता है रिलैक्स, ठीक है? 1 महीने, 2 महीने तो वो रिलैक्स में निकाल देता है और फिर 6 महीने भी कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। तो ये गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चे क्या करते हैं जैसे ही रिज़ल्ट आया, ठीक है? जैसे ही रिज़ल्ट आया चाहे पास हुए और चाहे फेल हुए, है ना? वो क्या करते हैं दोनों ही कैटेगरी में मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि अपनी किताबें उठा कर के साइड में रख देंगे और बस अरे अब तो हम बहुत पढ़ लिए, अब तो खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे। है ना? तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपनी किताबों को बंद नहीं करना है। चाहे आपका नेट पास भी है ना? चाहे मान लीजिए अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, वो भी आपको मिल जाएगा जनवरी के लास्ट वीक तक, ठीक है? उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। आप मान लीजिए पास हो गए, तो वो यही सिलेबस है जो आपका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में काम आना है, यही सिलेबस है जो आपका पीएचडी में काम आना है, तो उसके लिए पढ़ लीजिए, है ना? आपके जो नोट्स वग़ैरह हैं उनको रिवाइज़ कर लीजिए। अगर मान लीजिए इस बार आप फ़ेल हो, है ना? इस बार आपका नेट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है? तब भी आपको किताबें बंद नहीं करनी है ना? तब भी आपको पढ़ाई तो करनी है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए कि महीने 2 महीने आप रेस्ट कर लिए, फिर पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और फिर पढ़ा नहीं जाता है। तो जो अभी तक आपका रेगुलर आप पढ़ाई करते आ रहे थे, उसी अपने टाइम टेबल से चलते रहिए, है ना? तभी आपको मंज़िल मिलेगी। चलिए नेक्स्ट हम स्टेप बात करते हैं। आपने ये सोच लिया आपको किताबें भी साइड में नहीं करनी है, चाहे आप पास हो या फेल हो आपको पढ़ना भी है। तो पढ़ने से पहले आपको करना क्या है, मान लीजिए इस बार नेट नहीं हुआ, आप फेल हो, तो आपको स्टेप 1 क्या लेना है? रिज़ल्ट को मत देखिए, बार-बार रिज़ल्ट को खोल कर मत देखिए, बार-बार आंसर कीज़ को खोल कर मत देखिए, बार-बार अपने आपको मतलब ऐसा फ़ील मत कराइए कि भई मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल मत कराइए, है ना? फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। अगर ऐसा सोच लिया ना, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, कभी भी। तो एनालिसिस करिए, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, अपने आप में सोचिए। मैं अपना आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस अगर मुझसे कोई पेपर में कहीं नंबर नहीं आता या कम फेल होती हूँ या कुछ भी होता है या कोई कमी होती है कहीं भी किसी भी काम में, घर के काम से लेकर के बीमारी तक या कुछ भी, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ उसके कारण कहाँ हैं? वो उसके मतलब कारण क्यों बिगड़ी है वो चीज़ हमसे, है ना? तो उस चीज़ का आप विश्लेषण कीजिए। आप देखिए क्या आपने पढ़ाई में कमी की? क्या आपने समय पढ़ाई को पूरा नहीं दिया? या फिर आप ऐसे ही बस सोशल मीडिया पर घूमते रह गए, है ना? या फिर आपने पीवाईक्यूज़ कम लगाए थे, है ना? प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, रिवीज़न नहीं हो पाया था, आखिर कारण क्या रहा? या फिर टाइम मैनेजमेंट में कमी हो गई? पेपर आपको आ रहा था लेकिन लेंथी था पेपर इस वजह से आप नहीं कर पाए। वजह क्या रही है ना? तो मैं आपसे कहूँगी कि कारणों को जानना सीखिए। जिस दिन आपने कारणों को जानना सीख लिया ना, आपके बहुत सारे जो परेशानी है वो वैसे ही मिट जाएगी और ये बात तो आप केवल और केवल नेट एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ। आप चाहे आपको कोई अगर बीमारी भी होती है ना, तो पहले उसके कारणों को खोजिए कि बीमारी हुई क्यों है ना? तो मैं जहाँ तक जानती हूँ ये बहुत अच्छा होगा। ये एक ऐसा स्टेप है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है? तो रिज़ल्ट को बार-बार देखने से, आंसर की को बार-बार देखने से, कट ऑफ को बार-बार देखने से कुछ नहीं मिलने वाला।
अपना ही एनालिसिस कीजिए और हर बच्चा जानता है कि मैंने कमी कहाँ पर की है। या फिर मेरा रिवीजन नहीं हो पाया या मैंने समय कम दिया था या फिर मैं फ़ोन में फ़िल्में देखता था, ठीक है? तो ये आपको पता चल ही जाएगा। अब आपको स्टेप 2 क्या लेना है? अब पूरे सिलेबस को देखिए, अगर आपने नेट पहले दिया है, ठीक है? अभी मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपने नेट अभी दिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके पास किताबें भी होंगी, आपके पास सिलेबस भी होगा, आपके पास आपने कहीं न कहीं से कोई पेड बैच वगैरह भी शायद ले रखा होगा, ठीक है? और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। अगर ये सब आपके पास है, तो पूरे सिलेबस को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत फिर आपको नहीं है। पूरा सिलेबस आप ऐसा नहीं है कि उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक फिर दोबारा से पढ़ें या पेड बैच दोबारा से कहीं से खरीदें, है ना? आपको लगे कि भई पहले नहीं हो पाया, इस बार हो पाएगा, तो इस बार भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है? और बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़िए। और स्मार्ट तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है ना? ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि स्मार्ट तरीका आखिर होता क्या है? तो इसमें क्या करना है आपको, आपका फ़ोकस सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर होना चाहिए? आपके पास नोट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो बार-बार रिवीज़न कीजिए। बार-बार क्या करना है? रिवीज़न करना है। टिया? टिया? बार-बार रिवीज़न कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करेंगे ना, उतनी ही मंज़िल आपके करीब होती जाएगी, ये ध्यान रखना। आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, 8 बार, 7 बार, 5 बार, जितना आपसे रिवीज़न हो रिवीज़न कीजिए। रिवीज़न ही हमें हमारी सक्सेस दिलाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? और पीवाईक्यू बेस्ड, पीवाईक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, हैं? रिवीज़न करने के भी 2 तरीके हैं, एक तो बच्चे होते हैं जो किताबों को बार-बार, बार-बार पढ़ते हैं। मान लीजिए शुक्ल जी की किताब है, बहुत बार पढ़ लिया उसको। मान लीजिए कोई और आपके सामने किताब है, उसको बार-बार पढ़ लिया या आपके पास कोई और भी अदर से बुक है ना? तो उसको बुक्स को या नोट्स को बार-बार रिवीजन कर रहे हैं, हाँ, उनका भी कीजिए, साथ में पीवाईक्यू वगैरह भी लगाते हुए चलिए। और पीवाईक्यू लगाने का ना सबसे जो सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है ना, वो होता है टॉपिक वाइज़ लगाने का, है ना? मैं भी ज़्यादातर अपने चैनल पर करवाती हूँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सबका मैंने रिवीजन करवाया है, लेकिन मोस्टली मैं बच्चों को यही बोलती हूँ और करवाती भी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ करिए। कम से कम आपका एक टॉपिक तो क्लियर होगा, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, है ना? लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पूरे सिलेबस को एक बार में ही करना चाहते हैं कि पूरे सिलेबस को एक बार में कर देंगे तो क्या हो जाएँगे, वो महान बन जाएँगे, ऐसा नहीं होता है ना? उसमें आपको पता ही नहीं चल पाता है। वो तो सिर्फ़ बाद में 10-15 जो सेट हैं उनको कर लीजिए, वो काफ़ी होता है। तो टॉपिक वाइज़ रिवीज़न को करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? टॉपिक वाइज़ रिवीज़न को करना ज़्यादा ज़रूरी है और हर बार आपको क्या बनाना है शॉर्ट से शॉर्ट से शॉर्ट, है ना? नोट्स बनाते हुए चलना है। जब आप अपने नोट्स पढ़ते हो या कोई बुक पढ़ते हो, तो आप साथ में एक पेन कॉपी लेकर बैठा करें और पेन कॉपी लेके बैठने से फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। जो चीज़ें आपको पहले याद थी, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में हैं, उसको छोड़ दीजिए। जो कभी-कभी आप भूल जाते हो, उसको लिखिए। फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी, फिर अगली बार फिर नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट से शॉर्ट नोट बनाते चलिए। आप अपने हाथ से तब तक नहीं लिखेंगे और अपने दिमाग से जब तक नहीं पढ़ेंगे, किताबों को नहीं खोल के देखेंगे, तो आप किसी भी कोर्स से या किसी से भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? स्टेप 3 क्या होता है? टाइमलाइन फिक्स कीजिए। अब टाइमलाइन का मतलब क्या है? भई स्टेप 3 में आपको क्या करना है? अपने नोट्स वगैरह वो पढ़ने स्मार्ट तरीका अपना लिया। टाइमलाइन आपको क्या करना है? आप ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने बाद पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अभी तो जनवरी चल रहा है, मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगभग जाके आपके फॉर्म निकलेंगे, है ना? तो ऐसा मत करिए कि अरे कोई बात नहीं रिवीजन ही तो करना है, तभी कर लूँगा जा कर के। वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना कब निकल जाएगा ना पता नहीं चलेगा। तो आज से ही डिसाइड कर लीजिए, बिल्कुल भी बैठे मत रहिए और नेक्स्ट अटेम्प्ट में 100% अगर आप जेआरएफ लेना चाहते हैं, आपकी एज कम है तो जेआरएफ भी मिलेगा, है ना? तो अपना डिसीज़न, ठीक है? जो डिसाइड करना है ना आपको वो आज ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप बस इधर-उधर घूमते रह जाओ। तो टाइमलाइन फिक्स कर लीजिए अपनी और बिल्कुल अपने आप में संकल्प ले लीजिए कि हाँ, अगला जो पेपर है वो मैं बहुत ही सीरियसली दूँगा और बहुत ही मेहनत करूँगा, है ना? तो ज़रूर आपका नेट है निकल जाएगा, ये नए बच्चों के लिए भी है। अगर आप नए हो और आगे तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आज से ही जुड़ जाइए, है ना? इसमें 1 दिन की भी देरी करना मैं तो क्लासेस करवा रही हूँ यूजीसी नेट 2026 के लिए, लेकिन बच्चे उनको अभी पता देख नहीं रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा सीरियस है बस वही देख रहा है और उन्हीं का फिर निकलता है। फिर बाद में बच्चे आंसर की और कट ऑफ को घूमते रह जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, सब कुछ हमारे मुताबिक होगा, ऐसा नहीं होता है। पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं, जो सालों से पढ़ते रहते हैं। अगला स्टेप होता है राइट गाइडेंस चुनिए। हो सकता है मेरी एक आध बात आपको बुरी लग जाए, ठीक है? लेकिन कड़वा है, सत्य यही है।
राइट गाइडेंस को चुनिए, ठीक है? सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या तो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि सेल्फ स्टडी बुरी है, बिल्कुल भी बुरी नहीं है, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही चाहिए, ठीक है? सेल्फ स्टडी तो आपको करनी चाहिए, आपके पास किताबें भी होनी चाहिए। पेड कोर्स अगर आपने लिया है तो उसको अपने हाथों से नोट्स बनाना सीखिए, है ना? आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप कोई जॉब में हो, कोई वर्क भी करते हो साथ में, तब एक चीज़ होती है कि हाँ, भई आपने कहीं से पीडीएफ ले ली, पीडीएफ अच्छी बात है, बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेरे पास भी पीडीएफ है, अगर आप लेना चाहो तो बता सकते हो, ठीक है? लेकिन सही तरीका मैं आपको वही बताऊँगी, सेल्फ स्टडी भी अगर आप कर रहे हो ना, तो अगर मान लीजिए कोई भी एक बुक आपने ले ली, तो आप उस बुक को 1 बार, 2 बार, 4 बार भी पढ़ेंगे ना, तो इतना आपको याद नहीं होगा। लेकिन आप किसी बैच से या किसी कोर्स से या क कोई आपको टीचर सामने से पढ़ा रहा है, तो आपको सुनने को भी मिल रहा है, पढ़ने को भी मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा जो है प्रवेश करती हैं और हमेशा के लिए याद होती हैं। ठीक है? तो सेल्फ स्टडी के नाम पर ऐसा मत कीजिए कि आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाए। ठीक है? इसमें टाइम वेस्ट होने की ज़्यादा संभावना रहती है। केवल और केवल आपने कहीं से भी कोई हेल्प नहीं ली और केवल अपनी किताबों में घुटे रह गई, है ना? तो समझ लीजिए आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा, ठीक है? तो अपना जो टेस्ट सीरीज़ है उनका सहारा ले सकते हैं, मॉक टेस्ट का सहारा बाद में ले सकते हैं। हालाँकि मैंने तो आज तक एक भी मॉक टेस्ट लगाया नहीं है, लेकिन मैं इस बार बच्चों को दूँगी। इनकी वैल्यू समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ऑनलाइन जो कोर्सेज़ वगैरह या फिर ऑनलाइन जो आपको यूट्यूब पर क्लासेस वगैरह मिलती हैं ना, वो जो टीचर्स होते हैं, वो अनुभवी टीचर होते हैं। उनको पता होता है कि कहाँ से क्या आने वाला है ना? मैं भी अगर आपको पढ़ाती हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, है ना? मैंने भी ये सारे एग्ज़ाम दिए हैं और निकाले भी हैं सभी, है ना? तो इसीलिए जानकारी होती है, वो जानकारी का अनुभव भी आपको साथ में मिलता है। तो अनुभव भी लीजिए दूसरे का, ठीक है? तो और चौ इसके बाद हमारा क्या होता है, स्टेप 5 है खुद पर भरोसा रखिए, बिल्कुल भाई, है ना? मैंने यहाँ पर आपको बॉडी में दिखाया है, देख लीजिए इमोजी। खुद पर भरोसा रखिए, ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना कि अरे पता नहीं इतना कठिन पेपर बनने लग गया है, पैटर्न चेंज होने लग गया है, कट ऑफ इतनी जाने लगी है, तो हम तो नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट देखे हैं, वो तो पहले से पहले ही हार मानने लगे हैं। लोगों ने शोर क्या मचा दिया कि भई बहुत हार्ड पेपर था, बहुत हा अरे नहीं था भई हार्ड पेपर, है ना? इतना भी कोई हार्ड पेपर नहीं था। बच्चों के अगर पढ़ने की क्षमता के अनुसार देखा जाए ना, तो कोई हार्ड पेपर नहीं था। पेपर ऐसे ही आते हैं अब सब। इसका मतलब तो ये है फिर आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, है ना? जब आप नहीं कर पाएँगे तो। तो इसलिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। आप सोच लीजिए, बस मेहनत करिए, सही डायरेक्शन में करिए, ठीक है? सहारा लीजिए एक-दूसरे का और अपने जो आपके मेंटर हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपको आपके हित में बात कर रही हूँ, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको इस तरह का मैं आपको समझाती रहूँगी। जब भी कभी परेशानी हो तो मुझे एक कमेंट कर दिया करो, ठीक है? तो हम आपको समझाएँगे। जी। तो पर्सनल मेंटर लाइन अब आपके लिए यही है, फाइनल मोटिवेशन कि आपने देखिए खुद पर भरोसा रखा है, अगर आप इतना आपने पढ़ाई किया है, तो आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे 1 बार में, 2 बार में नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो दे रहे हैं, है ना? इस बार भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने अपने नंबर भेजे हैं कि मैम मेरे इतने परसेंट सही हो रहे हैं, तो क्या मेरा हो जाएगा? मुझे तो उस समय बड़ा मतलब समझ में ही नहीं आता, मैं इतना भावुक हो जाती हूँ कि बच्चों को मैं क्या बोलूँ, है ना? जब मुझे लगता है ना कि इसका नहीं होगा, तो मुझे समझ में नहीं आता, तो फिर होना क्या है, देखो मैं आपको एक वेल विशर आपके मेंटर की तरह बता रही हूँ, फाइनल मोटिवेशन यही है आपके लिए कि इधर-उधर घूमने से कुछ नहीं होना है। अगर आप इस बार फेल हो, आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो अगली बार 100% आप जेआरएफ ले सकते हो, ठीक है? एक बार का जो फेलियर है, 2 बार, 4 बार का भी फेलियर ये साबित नहीं करता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, आपको ठान लेना है, समय बर्बाद नहीं करना है, तो लग जाइए आज से ही। अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपको मुझ पर विश्वास है और बहुत सारी क्लासेस आप मेरी देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी क्लासेस जो मैं करवा रही हूँ। तो अभी तो 20 तारीख तक के लिए आपको जो है फी मतलब ₹1299 में केवल 1200 मेरा देखो कोर्स बेचने का उद्देश्य नहीं, सिर्फ़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आपको रिलैक्स कर रही हूँ। फिर भी आप अगर आगे जुड़ना चाहते हैं, है ना? आपके पास मटेरियल कम है और दिक्कत है, तो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पेपर 2 में आप जानते हैं हिंदी है, तो दोनों के लिए आपको ये कोर्स मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? उसमें आपको उपन्यास सारे करवा दिए हैं मैंने हिंदी के
उपन्यास हो जाएँगे, यूनिट 5 चल रही है, जैसे यूनिट 5 हो जाएगी, तो उसके बाद हम पेपर 1 और जो कहानियाँ वगैरह हैं, सबको साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है? तो अगर आप जोड़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं भी जुड़ते हैं, आप कहीं भी जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यूट्यूब पर तो क्लासेस थोड़ी बहुत तो मेरी तब भी चलती ही रहेंगी, है ना? और उसके बाद चलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल को जुड़े रहना, ठीक है?